गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए प्लेटफॉर्म और नर्सिंग एकेडमी पे। तो मैं आदित्य पांडे कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 7 के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम फुल डिटेल थ्योरी एनालिसिस करेंगे। हम इस वीडियो को उस रेफरेंस के लिए बना रहे हैं कि जो बच्चे नॉर्सेट की या किसी स्टेट या सेंट्रल नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी रेफर कर सकते हैं जो अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं अपने बीएससी नर्सिंग के अपने अपने स्टेट के। तो इस टॉपिक में हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती क्या है। तो एक मैं यदि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो दे दूं कि ईसीटी होता क्या है, तो ईसीटी एक हमारा फिजिकल थेरेपी होता है जो उन पेशेंट को दिया जाता है जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं। उनके अंदर हम सीजर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सीजर। जो मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सीजर होता है वो हम फिजिकली उसमें प्रोड्यूस करते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। थेरेपी का मतलब उनको ट्रीट करते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और कैसे करते हैं? हम सीजर प्रोड्यूस करके, इलेक्ट्रिकल सीजर प्रोड्यूस करके उनके अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी थेरेपी करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीटी के नाम से जानते हैं। और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चंस तो आएंगे ही, इससे आएंगे। अदरवाइज जो केस सिनेरियो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ईसीटी होता क्या है। ईसीटी क्या है? एक फिजिकल थेरेपी है। क्या है ईसीटी? एक फिजिकल थेरेपी है इन विच इलेक्ट्रिकल करंट इज पास टू द ब्रेन टू प्रोड्यूस अ सीजर। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है? सीजर प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाता है? सीजर, इलेक्ट्रिकल सीजर प्रोड्यूस किया जाता है। करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट पास करके, और पेशेंट के अंदर ब्रेन में क्या किया जाता है? सीजर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये हमारी थी ईसीटी। ईसीटी होती क्या है? अब आगे बात करते हैं कि डेफिनेशन की। ईसीटी को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी की डेफिनेशन क्या होगी? यदि आप अपने एग्जाम में या कोई भी पूछता है तो डिफाइन द ईसीटी, तो ईसीटी की एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, ईसीटी, इज अ कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर। क्या है ये? कंट्रोल्ड। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है इन विच अ सीजर इज इंड्यूस्ड इन एनेस्थेटाइज पेशेंट। उन पेशेंट में ही इंड्यूस किया जाता है पेशेंट जो एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं उन पेशेंट को। नॉर्मल पेशेंट में इंड्यूस नहीं किया जाता है। पहले पेशेंट को क्या करते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है। पेशेंट को हम सेडेट करते हैं, पहले सेडेशन करते हैं पेशेंट का, उसके बाद हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। यही बोल रहा है, इंड्यूस्ड इन अ एनेस्थेटाइज पेशेंट टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट। हमने क्या बोला है? हम किसको ट्रीट करने के लिए? ब्रेन के जो मेंटल कंडीशन है, ब्रेन का जो डैमेज है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इस थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं। तो थेरेपेटिक इफेक्ट क्या देखने के लिए हम इसको इंड्यूस करते हैं? थेरेपेटिक इफेक्ट। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ईसीटी की वो है कि ईसीटी इज अ मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज अ कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर। क्या है? ये कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है और वो पेशेंट जो एनेस्थेटिक पेशेंट हो, जो सेडेटिव पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इंड्यूस किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक इफेक्ट। इनके अंदर वो क्या अप्लाई किया जाता है? थेरेपेटिक इफेक्ट को देखने के लिए। और क्या प्रोड्यूस किया जाता है? करंट पास करके सीजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन पेशेंट के अंदर। तो ये थी हमारी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। हम आगे देखते हैं कि ईसीटी के बारे में हिस्ट्री। जो ईसीटी थी, यदि हिस्ट्री की बात करें तो जो ईसीटी वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में क्या हुई थी? इंट्रोड्यूस हुई थी। किसमें हुई थी? यूनाइटेड स्टेट में। कहां हुई थी? यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। सबसे पहले ईसीटी कहां इंट्रोड्यूस हुई थी? यूनाइटेड स्टेट में हुई थी और 1950 में हुई थी। ये बात याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सक्सेनल कोनाइल और डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट। अभी हम मसल्स रिलैक्सेंट की बात करेंगे आगे कि मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, किस अमाउंट में यूज किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या होता है। अभी यहाँ पे जो सक्सेनल कोनाइल है, क्या है? सक्सेनल कोनाइल है, ये एक डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट है। उसका
इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1951 में। इसके पहले यूज नहीं किया जाता था। ईसीटी कब आई थी? 1950 में आई थी। और एक साल बाद जो डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट एजेंट है जिसका नाम सक्सेनाइल कोलाइन मेनली यहाँ पे यूज होता है, उसको हम 1951 में इंट्रोड्यूस किए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ यूनिलेटरल ईसीटी वाज कंडक्टेड इन 1958। यदि हम टाइप्स की बात करें ईसीटी, तो ये एक टाइप है ईसीटी का, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, बाइफॉन्ट्रल, ये सब टाइप्स हैं। तो मैं यूनिलेटरल की बात करूं तो यूनिलेटरल कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1958 में। तो अभी हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। और हिस्ट्री में हमने देखा है कि ईसीटी कब आई है? 1950 में यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद यदि हम मसल्स रिलैक्सेंट एजेंट की बात करें तो 1951 में सक्सेनाइल कोलाइन इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड देन जो टाइप्स है यूनिलेटरल, उसकी जो स्टडी हुई थी वो कब हुई थी? कंडक्ट हुई थी 1958 में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे एग्जाम में। आगे हम देखते हैं ईसीटी के बारे में। यदि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहले तो हमने ईसीटी की डेफिनेशन बात कर ली, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। ईसीटी किसी भी पेशेंट के ऊपर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कैसे काम करती है, उसका एक्शन क्या होता है, वो किस वे में काम करती है, ये हम देखेंगे अभी। यहाँ पे आप देखेंगे वन थ्योरी डिस्क्राइब दैट द ईसीटी अफेक्ट द कैटाकोलिन पाथवे। क्या है? कोटाकैलिमिन पाथवे। ये जो एक थ्योरी, कई सारी थ्योरी दी गई है। क्या है? जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी गई है, बहुत सारी थ्योरी दी गई है, जिसमें से एक थ्योरी ये बताती है कि जो कैटाकोलिमाइन पाथवे होता है, ये क्या होता है? पाथवे होता है, ये किसके बीच में होता है? डाइंसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच में होता है। किसके बीच में? डाइंसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच में एक पाथवे होता है बेटा, और ये अफेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? ये ईसीटी उसको अफेक्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है? सीजर जर्नलाइज ऑकर होते हैं। फ्रॉम वेयर द सीजर जर्नलाइजेशन ऑकर, तो क्या हो जाता है? सीजर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मूड डिसऑर्डर के लिए। किसके लिए होता है? मूड डिसऑर्डर के लिए। तो पहली थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है कि जो हमारा कैटाकोलिमाइन पाथवे होता है, जो हमारा डाइसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच में होता है, उसको ये अफेक्ट कर देती है। क्या कर देती है? उसको ये रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से जो किसके लिए होता है? मूड डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक थ्योरी हो गई, इसको याद रखिएगा, कैटाकोलिमाइन पाथवे। ठीक है, किसके बीच में होता है ये याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड थ्योरी की, तो गामा, किसकी बात कर रहे हैं हम? गामा की। इट इंक्रीजेस इन गामा एमिनो ब्यूटराइक एसिड। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गाबा होता है, GABA। इसका यहां देखेंगे गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ये फुल फॉर्म होता है गाबा का। तो ये इंक्रीज कर देता है गाबा ट्रांसमिशन को। एंड इंडोजेनस ओपियोइड्स आर द एसोसिएटेड विद द एंटी कन्वल्सिव प्रॉपर्टीज। ये किसको इंक्रीज कर देता है? हमारे गाबा के ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देता है। और गाबा होता क्या है? गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड होता है। गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, ये याद रखिएगा। और इसके ट्रांसमिशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो दूसरा प्रिंसिपल या दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जान गए कि ये गाबा को इंक्रीज कर देता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एंटी कन्वल्सिव थ्योरी स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड इफ चेंज इन द सीजर थ्रेशोल्ड ओवर द ईसीटी कोर्स is associated with the therapeutic outcome, particularly with the right unilateral ECT। यदि कह रहा है कि यदि हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, किसके? सीजर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको यदि हम चेंज कर देते हैं, तो किससे एसोसिएटेड है? उस जो राइट यूनिलेटरल ECT है उसके थेरेपेटिक आउटकम से क्या है? एसोसिएटेड होता है। यदि हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो उसका आउटकम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। Then ECT affect the every neurotransmitter system, including the beta androgenic, serotonin, muscarinic, cholinergic and dopaminergic system। ये सारे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के सिस्टम होते हैं, उनको भी अफेक्ट कर देता है। और हमारे अंदर क्या करता है? जो
डिसऑर्डर्स होते हैं, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, उनको क्या करता है, ट्रीट करता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैटाकोलामाइन पाथवे है। ये जो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैटामेलिन पाथवे है। एंड देन सेकंड है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करना है, अफेक्ट करना है, एंड गाबा को इंक्रीज कर देना। ठीक है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड को इंक्रीज कर देना, उसके ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देना। तो ये तीन हमारे मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे। अब हम आगे बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझ में आ गया होगा आपको। अब इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन का मतलब कब कब हम यूज कर सकते हैं ईसीटी को, कब कब हम अप्लाई करते हैं ईसीटी। ईसीटी का जो प्रोसीजर है वो हम कब परफॉर्म करते हैं, कैसे पता चलेगा। तो इसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। पहले हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में करते हैं, उन पेशेंट में करते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनको डिप्रेशन हुआ होता है, बहुत सीवियर डिप्रेशन हुआ हो रहता है। जो मूड डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा किसी एक्सीडेंट से डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, उनके डिप्रेशन को हम रिड्यूस करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड है एक्यूट फेज ऑफ मेजर डिप्रेसिव विथ फंक्शनल इंपेयरमेंट। डिप्रेशन तो हुआ ही है, उसके साथ क्या हो गया है, फंक्शनल इंपेयरमेंट एंड साइकोटिक सिम्टम्स ऑफ कैटाटोनिया। ये जब सिम्टम्स देखने को हमें मिलता है कि डिप्रेशन के साथ उसको क्या हो गया है, हमें फंक्शनल इंपेयरमेंट हो गया है और साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, इस पेशेंट को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ईसीटी तब करने की जरूरत होती है। ये इंडिकेशन होते हैं। थर्ड की बात करें तो डिप्रेसिव पेशेंट विथ आर सुसाइडल और न्यूट्रिशनली कंप्रोमाइज्ड। वो पेशेंट जो डिप्रेशन में तो है, पेशेंट क्या होता है जब डिप्रेशन में आता है कोई भी पर्सन, तो उसके अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो पेशेंट जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, या न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज, वो खाना पीना छोड़ दिया है, ठीक है, तो उस पेशेंट में ये ईसीटी अप्लाई की जाती है, प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन। ट्रीटमेंट तो हो रहा है डिप्रेशन का, बट उसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। काउंसलिंग हो रही है डिप्रेसिव पेशेंट की, बट उसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट में हम ईसीटी यूज करते हैं। ये था हमारा इंडिकेशन कि ईसीटी क्यों यूज करते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, आगे भी बात करते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी ईसीटी हम नहीं यूज कर सकते हैं। सीवियर मेनिया की कंडीशन हो या डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी हो, जब प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट को या वुमेन्स होती हैं उनको डिप्रेशन हो जाए तो हम ईसीटी को यूज करते हैं, और सीवियर मेनिया में भी यूज करते हैं। रैपिड साइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हम यूज करते हैं, किसको, ईसीटी को परफॉर्म करते हैं। द पेशेंट हैव फाउंड ईसीटी हेल्पफुल इन द पास्ट। वो पेशेंट जिनको कभी पास्ट में उनको ईसीटी परफॉर्म हुआ है और हेल्पफुल हुआ है, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है, उन पेशेंट में हम ईसीटी भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडिकेशन कि ईसीटी क्यों यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। तो कंट्राइंडिकेशन मेनली कोई इसका स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है ईसीटी का, लेकिन इसके दो कंट्राइंडिकेशन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो पहले मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, पहला इंडिकेशन क्या होता है, कंट्राइंडिकेशन एब्सोल्यूट होता है। हमने अभी इंडिकेशन की बात की थी। इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम कहाँ उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं, कब कब हम उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। और कंट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ हम नहीं कर सकते हैं, किस केस में हम इस प्रोसीजर को, लिमिटेशन है कब तक हम इस प्रोसीजर को नहीं करेंगे। तो पहली हम देखें तो डिजीज कंडीशन दैट रेज द इंट्राकेनियल आईसीपी। इंट्राकेनियल प्रेशर जानते हैं, जब आईसीपी इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में नहीं करते हैं। वो डिजीज जिसमें आईसीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं या आईसीपी बढ़ी रहती है तो उसमें हम नहीं यूज करते हैं। ब्रेन ट्यूमर क्या हो, पेशेंट को क्या हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ये दो चीजें हैं। वो डिजीज जो आईसीपी को बढ़ा दे उसमें हम नहीं करेंगे, और ब्रेन ट्यूमर रहे हम उसमें नहीं करेंगे। ये कंट्रा इंडिकेशन होता है इसका। एंड स्पेस ऑक्युपाइंग लेशन, वो लेशंस जो इनके अंदर क्या हो, स्पेस ऑक्युपाइंग हो, उसके अंदर हम ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। अब हम दूसरे कंट्राइंडिकेशन की, पहले हमने एब्सोल्यूट की बात कर ली जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे किसको, ब्रेन को। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। एंड देन हम रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन के, सीवियर हाइपरटेंशन हो पेशेंट को, ये रिलेटिव के अंदर आता है, इसमें यदि हम पेशेंट को नहीं देते हैं ईसीटी। एंड देन बात करें तो पल्मोनरी डिजीज हो, कार्डियक डिजीज हो, जैसे कि एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया,
ठीक है, एरिथमिया हो गया, इस सब पेशेंट में हम यूज नहीं करते हैं। तो हमने अभी तक बात की कंट्राइंडिकेशन की, इंडिकेशन की। कंट्राइंडिकेशन में एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट में हमने बात क्या किया कि पहला होता है हमारा कि जब पेशेंट क्या हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट क्या हो, वो डिजीज कंडीशन हो जिसमें आईसीपी बढ़ा हुआ मिले। वो सारी डिजीज कंडीशन जिसको आईसीपी बढ़ती है उसमें हम नहीं कह सकते हैं। और ब्रेन ट्यूमर, किसकी, ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ये पेशेंट में नहीं यूज कर सकता है। रिलेटिव हमने हाइपरटेंशन देखा, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी पेशेंट हो जिसके अंदर हमारा क्या हो, कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज हो, हार्ट और लंग्स की डिसऑर्डर्स हो, उसमें हम यूज नहीं करते हैं ईसीटी को। कंट्राइंडिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्निक्स और टाइप्स। टाइप्स की बात करें हम ईसीटी की, तो ईसीटी को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। यदि हम टेक्निक्स की बात करें, किसकी बात करें हम, टेक्निक्स की बात करें, तो टेक्निक के बेस पे दो क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला है अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे किसके, ईसीटी के। ठीक है, यदि हम प्लेसमेंट किसके, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात करें तो इसके भी हमारे तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है बाई टेम्पोरल, दूसरा होता है बाई फ्रंटल और तीसरा होता है हमारा यूनिलेटरल, राइट यूनिलेटरल। पहला क्या है, बाई फ्रंटल, दूसरा बाई टेम्पोरल एंड द यूनिलेटरल, राइट यूनिलेटरल। ये तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। मतलब इलेक्ट्रोड का हमारे जो ब्रेन है उस पर कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, इसके बेस पे हमने तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया। और ईसीटी के टाइप्स की बात करें तो इसको मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड में क्लासिफाई हो गया। आगे हम देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ पे दिया आपका ईसीटी बेस्ड ऑन द टेक्निक्स। टेक्निक्स में हमारा यहाँ पे है आपका डायरेक्ट और अनमॉडिफाइड। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट या अनमॉडिफाइड। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो एनेस्थेटिक एजेंट होता है, क्या होता है, एनेस्थेटिक एजेंट होता है, वो नहीं दिया जाता है। क्या जाता है, वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बिना एनेस्थेटिक, बिना सेडेशन का इसमें कोई भी सेडेटिव एजेंट, कोई भी सेडेटिव एजेंट यूज नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, इसको हम अनमोडिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनमोडिफाइड। और इसका क्लासिफिकेशन उसी टेक्निक्स में यूज किया गया है कि एनेस्थेसिया यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि एनेस्थेसिया यूज किया जा रहा है तो वो मॉडिफाइड है, यदि नहीं किया जा रहा है तो अनमोडिफाइड या डायरेक्ट उसको बोलते हैं ईसीटी। इसमें कोई भी एनेस्थेटिक एजेंट यूज नहीं किया जाता है और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सीजर प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, सीजर प्रोड्यूस किया जाता है बिना किसी एनेस्थेटिक एजेंट के। तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनमोडिफाइड या डायरेक्ट बोलेंगे। यदि हम डायरेक्ट की बात करें या सॉरी अनमोडिफाइड की बात करें तो मॉडिफाइड में क्या यूज किए जाते हैं, हमारे सेडेटिव एजेंट यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, सेडेटिव एजेंट या एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट यूज किए जाते हैं। और तब हमारे अंदर क्या, सीजर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस टाइप के हम ईसीटी को क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड बोलेंगे, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। हम इसको अप्लाई करने से पहले क्या कर रहे हैं, पेशेंट को सेडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एनेस्थेटिक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्या है, बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड। पहला है हमारा बाई फ्रंटो टेम्पोरल। क्या है, बाई फ्रंटो टेम्पोरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन में, बाई फ्रंटो टेम्पोरल, इसको या बाई टेम्पोरल भी बोलते हैं। इसमें जो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं ये होता है, क्या होता है, बाई फ्रंटल। क्या होता है, बाई फ्रंटल। और ये क्या होता है, बाईलेटरल। इसको बाई टेम्पोरल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट का
कैंथस होता है, क्या होता है, आउटर कैंथरस से, ये हमारा जो आउटर कैंथरस है ना, ये आउटर कैंथरस से लेके हम यहाँ पे कितना 3 सेंटीमीटर, कितने 3 सेंटीमीटर एबव हम इसको प्लेस करते हैं। 3 सेंटीमीटर या 1 इंच बोला जाता है, ये याद रखिएगा। जो इस इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों साइड प्लेसमेंट होता है। और जो हमारी लाइनिंग होती है एक्सटर्नल, जो आउटर कैंथरस और इसको जोड़ने की जो लाइनिंग होती है, इस पॉइंट की लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके 3 सेंटीमीटर एबव, ये लाइन है ना, इससे 3 सेंटीमीटर एबव इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है। ये बोलते हैं हमको बाइलेटरल या बाई टेम्पोरल। अब बात करते हैं बाई फ्रंटल की। तो बाई फ्रंटल में जो ये दोनों लाइन है, ये फ्रंटल, ये एरिया क्या है, फ्रंटल एरिया है, और ये एरिया क्या है, टेम्पोरल एरिया है। तो फ्रंटल एरिया में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो इस लाइनिंग के जस्ट कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अंदर प्लेस किया जाता है। और यूनिलेटरल पोजीशन की बात करें, राइट यूनिलेटरल पोजीशन की, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड, जो एक इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होती है वो वैसे ही होती है 3 सेंटीमीटर एबव। इस जो लाइनिंग होती है इसके 3 सेंटीमीटर या 1 इंचेस एबव होती है। बट जो एक इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होता है वो नॉन डोमिनेंट रीजन पे होता है। क्या होता है, नॉन डोमिनेंट रीजन पे होता है, और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। और जस्ट बिलो द मिड लाइन, ये मिड लाइन के जस्ट बिलो होती है, और ये 5 सेंटीमीटर होती है। ये तो प्लेसमेंट पोजीशन हो गया। और टाइप्स भी 3 होते हैं। पहला होता है आपका, प्लेसमेंट का टाइप देख लें तो पहला होता है आपका बाई फ्रंटो टेम्पोरल पोजीशन। क्या होता है, बाई फ्रंटो टेम्पोरल पोजीशन। एंड देन बात करें तो बाई फ्रंटल होता है। क्या होता है, बाई फ्रंटल। इसके बारे में भी डिस्कस किए थे हम कि बाई फ्रंटल, बाई टेम्पोरल, एंड देन राइट यूनिलेटरल। क्या होता है, राइट यूनिलेटरल। इन तीनों टाइप्स में बस हमें पोजीशन ध्यान रखनी होती है कि इलेक्ट्रोड का, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ होता है। हमने वो प्लेसमेंट आपको उस फिगर के थ्रू समझा दिया है। अब हम आगे बात करते हैं। टाइप्स हो गया हमारा, पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, दूसरा है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं, किसका, यूनिलेटरल और बाइलेटरल का। यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो क्लिनिकल इफेक्टिवनेस में देखें तो जो बाइलेटरल होता है वो क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है। क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है, और ये लेस इफेक्टिव होता है। ये दो चीजें देखने को मिलती हैं कि बाइलेटरल मोर इफेक्टिव, यूनिलेटरल लेस इफेक्टिव। डिसओरिएंटेशन की बात करें तो ये प्रोलॉन्ग, जो पेशेंट ईसीटी के बाद जो सबसे ज्यादा डिसओरिएंटेशन होता है वो किसमें होता है, बाइलेटरल में होता है, और इससे कुछ देर के लिए होता है। यदि हम एमेंसिया की बात करें, जो एमेंसिया कंडीशन है, तो ग्रेटर एमेंसिया देखने को मिलता है और लेस। देन रिटेंशन ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन, पेशेंट जो न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो किस में पुअर होती है, बाइलेटरल में होती है, और ज्यादा किस में होती है, यूनिलेटरल में। ओवरऑल की बात करूं तो मोर इफेक्टिव विथ ग्रेटर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। इफेक्टिव तो है, ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन उसका जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आ रहा है उसके अंदर जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है न्यू इन्फॉर्मेशन को, वो पुअर हो जा रही है। एमेंसिया भी ग्रेटर है, जो उसका प्रोलॉन्ग डिसओरिएंटेशन हो जा रहा है। ये सारी चीजें किस में हो रही है, बाइलेटरल में, लेकिन इफेक्ट भी सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। यदि हम यूनिलेटरल की बात करें तो ये लेस इफेक्टिव होता है, बट इसका जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है वो भी लेस होता है। तो ये दो चीजें थी, बाई और यूनी। बाई में हमको इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है और उसका इंपेयरमेंट भी ज्यादा देखने को मिलता है, और यूनिलेटरल में इफेक्ट कम होता है लेकिन इंपेयरमेंट भी कम होता है। ये दोनों का कंपैरिजन था, बाइलेटरल का और यूनिलेटरल का। और हमने अभी टाइप भी डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स में हमारा मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड होता है। मतलब एक टाइप मॉडिफाइड होता है और एक होता है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड को डायरेक्ट भी बोलते हैं। हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में बाई टेम्पोरल, बाई फ्रंटल और यूनिलेटरल या राइट यूनिलेटरल बात की है। उनके इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कैसे होता है, कितने सेंटीमीटर एबव होता है, हमने ये बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन के बाद प्री ईसीटी मेडिकेशन। वो कौन कौन सी मेडिकेशन है जो ईसीटी के पहले दी जाती हैं। तो मेनली 3 मेडिकेशन होती हैं। पहला होता है हमारा एनेस्थेटिक एजेंट। क्या होता है, एनेस्थेटिक
एजेंट होता है। सेकेंड हमारा होता है आपका मसल्स रिलैक्सेंट। वहां पे बात हुई थी सक्सेनाइल कोलाइन कब प्रोड्यूस हुआ था, इंड्यूस हुआ था 1951 में। और हमारा ईसीटी कब यूनाइटेड स्टेट में इंट्रोड्यूस हुई थी 1950 में। तो जो मसल्स रिलैक्सेंट है वो कब हुआ था, हमारा मसल्स रिलैक्सेंट कब हुआ था, ये 1951 में हुआ था। थर्ड की बात करें तो थर्ड हम देते हैं आपका यहाँ पे एट्रोपिन। क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। तो ये तीन पीसीटी प्री ईसीटी मेडिकेशन होती हैं जो ईसीटी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हम देते हैं। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसी में सेडेटिव एजेंट हम यूज करते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट और एट्रोपिन। इनका सीक्वेंस क्या होता है, ये किस डोज में दिए जाते हैं, आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम पहले एनेस्थेटिक एजेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ एनेस्थेटिक एजेंट है जो जस्ट प्रायर टू द हम ईसीटी को देते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, पेशेंट को हम सेडेट करने के लिए दिया जाता है। जिसमें से पहला है एनेस्थेटिक एजेंट का नाम प्रोपोफॉल। ये शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है। क्या है, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है। इसकी डोज की बात करें तो 0.75 टू 1.5 mg kg बॉडी वेट पर kg बॉडी वेट। कितना, 0.7 से लेके 1.5 mg पर kg वेट। इट हैज एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज एंड में प्रोड्यूस शॉर्टर सीजर ड्यूरेशन। ये क्या करता है, जो सीजर का ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए प्रोड्यूस करता है। थायोपेंटेन की बात करें जिसको बार्बिट्रेट्स भी बोलते हैं, आप यदि फार्मा पढ़े होंगे तो इन सब के बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज होगी कि एनेस्थेटिक एजेंट में थायोपेंटेन क्या होता है, प्रोपोफॉल क्या होता है, मीथोहेक्सिटेल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। बार्बिट्रेट्स क्या होते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो 1.5 से लेके 2.5 mg पर बॉडी वेट क्या होता है, ये इसकी डोज होती है किसकी, थायोपेंटेन की। इसका हम यदि रिस्पांस की बात करें तो हाइयर रिपोर्टेड इंसिडेंस ऑफ कार्डियक एरिथमिया। इसमें जो कार्डियक एरिथमिया होता है वो पाने के चांसेस ज्यादा पाए गए हैं, रिपोर्ट ज्यादा हुई है। मीथोहेक्सिटेल की बात करें तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड अल्ट्रासॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड अल्ट्रासॉट। 1 से लेके 2 mg पर kg बॉडी वेट में दिया जाता है इसका डोज। रैपिड ऑनसेट एंड रिकवर विद द मिनिमल इफेक्ट ऑन द सीजर। थर्ड वन की बात करें तो एक्टिंग एनेस्थीसिया फॉर ईसीटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मसल्स रिलैक्सेंट। अब ईसीटी तो करने से पहले एनेस्थेटिक एजेंट क्यों देते हैं, हमें समझ में आ गया कि पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम आए, पेशेंट हमारा स्टेबल रहे, अनकॉन्शियस रहेगा तो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएंगे। हम मसल्स रिलैक्सेंट क्यों देते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट इसलिए दिया जाता है कि जो पेशेंट के अंदर जो वीक बोन्स होती हैं, जो ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस होती हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं बोन्स के, वो हमारे ब्रेक ना कर जाएं। ठीक है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मसल्स रिलैक्सेंट दिया जाता है कि जो मसल्स रिलैक्सेंट के बाद हमारे जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। और जब सीजर प्रोड्यूस होगा तो हमारे मसल्स और ज्वाइंट्स को कोई इफेक्ट हार्मफुल नहीं होगा। इसलिए हम मसल्स रिलैक्सेंट इसमें मेनली क्या देते हैं, सक्सेनाइल कोलिन देते हैं। हमने बताया था ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सक्सेनाइल कोलिन 1951 में। सक्सेनाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यूज्ड विद द डोज ऑफ 0.75 mg पर kg बॉडी वेट। ये इसका डोज याद रखिए कितना होता है, 0.75 mg पर kg बॉडी वेट टू प्रिवेंट द बोन फ्रैक्चर। मैंने बताया ना बोन के फ्रैक्चर्स को, एंड फिजिकल इंजरी रिलेटेड टू द मोटर एक्टिविटी ड्यूरिंग द सीजर डेट ऑकर विथ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो ईसीटी के दौरान जो सीजर प्रोड्यूस होंगे उसके कारण जो हमारे बोन फ्रैक्चर या जो मोटर एक्टिविटी के कारण जो हमारे अंदर ज्वाइंट्स में फ्रैक्चर पाने के चांसेस होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है। और इसमें मेनली हम क्या, एसिटिल कोलिन यूज करते हैं जिसका डोज होता है 0.75 mg पर kg बॉडी वेट। इसके पहले एनेस्थीसिया के सारे डोज हमने बता दिए। ये मसल्स रिलैक्सेंट एसिटिल कोलिन का डोज है। इसकी बात करें कि प्रायर टू द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन द सफिशिएंसी ऑफ द मसल्स रिलैक्सेंट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय असेसिंग द नी, एंकल एंड प्लांटर विथ विड्रॉवल रिफ्लेक्स। इसमें जो विड्रॉवल रिफ्लेक्स होता है उससे
प्रिवेंट करने के लिए, जो एंकल और नी के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रायर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। सक्सिनिल कोलिन एंड द थायोपेंटेन मस्ट बी गिवन विद द सेपरेट सिरिंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस है कि जो सक्सिनिल कोलिन है और जो एनेस्थेटिक एजेंट का है थायोपेंटेन। थायोपेंटेन हमने बताया था एनेस्थेटिक एजेंट है और जो सक्सिनिल कोलिन क्या है, मसल्स रिलैक्सेंट है। तो जो एनेस्थेटिक एजेंट और सक्सिनिल कोलिन है उनको सेपरेट सिरिंज से देते हैं। यदि एक सिरिंज से देंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कोगुलेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो जो थायोपेंटेन है क्या हो, स्ट्रांगली एल्केलाइन है और सक्सिनिल कोलिन क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक है। तो दोनों ही प्रेसिपिटेट कर जाएंगे यदि सेम सिरिंज में हम देते हैं तो, क्योंकि एसिड और बेस मिला के क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ दे रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसीलिए हम उसको सेपरेट सिरिंज से देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। इसके डोज पूछे जाते हैं, इसके लगभग जो हमने प्लेसमेंट बताया था इलेक्ट्रोड का वो पूछा जाता है और टाइप्स पूछे जाते हैं। मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट क्या होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन बताया था ना मैंने कि 3 प्री ईसीटी मेडिकेशन दी जाती है। पहला था एनेस्थेटिक एजेंट, सेकंड था हमारा मसल्स रिलैक्सेंट एंड थर्ड है आपका एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एट्रोपिन मेन इसमें यूज किया जाता है। जो एट्रोपिन की डोज की बात करें 0.6 से लेके 1 mg इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मतलब आईवी दी जाती है। कहाँ दी जाती है? आईवी। एट द सेम टाइम एज एंड द एनेस्थेटिक एजेंट, या तो हम उसी टाइम देंगे तो कौन सा डोज देंगे, 0.6 से लेके 1 mg देंगे इंट्रावेनस। लेकिन यदि हम 3 मिनट बिफोर देते हैं, क्या देते हैं, 3 मिनट बिफोर प्रोसीजर देते हैं तो 1 mg हमको देना होगा। ये डिफरेंस है। यदि उसी टाइम देते हैं जब एनेस्थेटिक एजेंट दे रहे हैं तो हमें 0.6 से लेके 1 mg दे सकते हैं। लेकिन यदि 30 मिनट पहले दे रहे हैं प्रोसीजर के तो हमें कितना देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 1 mg देना पड़ेगा। यदि हम ग्लाइकोप्लोरेट की बात करें, यदि एट्रोपिन नहीं दे सकते हैं तो हम ग्लाइकोपाइरोलेट दे सकते हैं और इसका जो डोज होता है 0.5 mg यूज हो सकता है। यदि हम ड्यूरिंग द ईसीटी द शॉर्ट पीरियड ऑफ द ब्रेडिकार्डिया ऑकर, क्या पाया जाता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडी का मतलब डिक्रीज हो जाना, हार्ट रेट का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक प्रायर टू द एनेस्थेटिक कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डियामेसिस। जो कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशंस थे हमारे, जो कार्डियक के डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस थे वो इससे प्रिवेंट हो जाते हैं। क्यों प्रिवेंट हो जाते हैं? जब हम ईसीटी देते हैं और ईसीटी जब सीजर प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है और ब्रेडिकार्डिया के कारण जो डिजीज के कॉम्प्लिकेशन होने वाले थे उनको ये एट्रोपिन या एंटीकोलिनर्जिक एजेंट प्रिवेंट कर देता है। इसीलिए प्री ईसीटी मेडिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है ईसीटी में। ये हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए है और उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को इनहांस करने के लिए। अब बात करते हैं हम किस सीक्वेंस में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम एट्रोपिन देते हैं। क्या देंगे? सबसे पहले हम एट्रोपिन देंगे, देन थायोपेंटेन देंगे। थायोपेंटेन क्या था? एनेस्थेटिक एजेंट था। थायोपेंटेन जब हम कुछ भी दे सकते हैं, प्रोपोफॉल भी दे सकते हैं। उसके बाद हम सक्सिनिल कोलिन और उसी डोज में देंगे जो हमारा स्टैंडर्ड रिकमेंडेड डोज है अकॉर्डिंग टू पर केजी बॉडी वेट। पैरामीटर की बात करें तो जो वोल्टेज होता है वो 70 से लेके 120 वोल्ट तक होता है और एवरेज कितना होता है, 110 वोल्ट तक होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड तक होता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? APA के द्वारा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था कि जो वोल्टेज है वो 70 से लेके 120 तक होगा और जो ड्यूरेशन है वो 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड तक होगा। ये हमारा पैरामीटर थे। यदि हम इसमें किस टाइप के प्रोड्यूस होते हैं सीजर, तो हम उसकी बात करें तो दो, टोनिक फेज और क्लोनिक फेज, दो टाइप के सीजर प्रोड्यूस होते हैं, टोनिक और क्लोनिक। टोनिक की बात करें तो ये 10 से लेके 15 सेकेंड तक लास्ट रहता है और क्लोनिक की बात करें तो ये 30 से लेके 60 सेकेंड के लिए। यदि हम टोनिक की बात करें तो 10 से 15 और क्लोनिक की बात करें तो 30 से लेके 60 सेकेंड तक ये लास्ट रहता है। ये दो टाइप के सीजर हमारे ईसीटी के प्रोसीजर के ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होते हैं। यदि हम इसकी बात करें इक्विपमेंट, वो कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं इसमें ईसीटी में, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे
जेल होता है, गॉज होता है, पेट्स होता है, सेलिन होता है, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम होता है, इलेक्ट्रोड जो प्लेस किए जाते हैं हमारे बाइफ्रंटल और टेम्पोरल रीजन पे, चार्ट पेपर हम जिसमें हम लिखेंगे अपने रीडिंग्स को, एंड देन इलेक्ट्रोड पेस्ट करेंगे। क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पेस्ट होता है उसको यूज करते हैं उसको प्लेस करने के लिए। तो इतनी चीजें हमें इक्विपमेंट में चाहिए होती है। देन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, ईसीजी और ईईजी क्या आते हैं, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं। एंड देन बीपी कफ चाहिए होता है, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए होता है, स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है, रिफ्लेक्स हैमर की जरूरत पड़ती है और इंट्रावेनस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे इक्विपमेंट के रूप में जब हम ईसीटी प्रोसीजर करते हैं तो हमें नीड होती है। उसके बाद हम बात करते हो सक्शन डिवाइस की भी जरूरत पड़ती है, बाइट ब्लॉक्स की भी जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर इक्विपमेंट, यदि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वेंटिलेट करने की भी उसको जरूरत पड़ सकती है। मास्क, एम्पू बैग, जो वेंटिलेटर में क्या होता है, ट्यूबिंग होती है, मास्क होती है, एम्पू बैग होता है, ओरल एयरवे होता है, इंटुबेशन इक्विपमेंट होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर को अप्लाई करने के लिए हम देते हैं। ये वेंटिलेशन इक्विपमेंट हो गया। इमरजेंसी एंड अदर मेडिकेशन भी रखते हैं और मिसलेनियस मेडिकेशन रखते हैं, जैसे कि हम एट्रोपिन वगैरह हो गया, बेडिकार्डिया कंडीशन ज़्यादा क्रिएट हो गई तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए जितने भी इमरजेंसी मेडिकेशंस होती हैं उसको हम इमरजेंसी ट्रे को प्रिपेयर करके रखते हैं। ये हमारे इक्विपमेंट के सारे अंदर आ गए। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, कितनी टाइम के लिए दिया जाता है। ड्यूरेशन की तो हमने बात कर ली कि ड्यूरेशन हमारा और वोल्टेज कितना रहता है। अब हम बात करते हैं कितने टाइम्स के लिए, तो हमारा एक जो मिनिमम टाइमिंग होती है वो 3 टाइम्स, कितने की, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 टाइम्स पर वीक दिया जाता है। कितना, 3 टाइम्स पर वीक। जो सेशन होता है वो 3 सेशन होते हैं हमारे 3 टाइम्स पर वीक का, मतलब एक हफ्ते में 3 ईसीटी प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना होता है। हम दो भी कर सकते हैं, लेकिन 2 क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है। क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है। तो हमें कितना परफॉर्म करना चाहिए, 3 करना चाहिए। यदि बात करें तो 6 से लेके 12 ट्रीटमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी डिजीज को, किसी भी जो साइकेट्रिक मूड डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, उनको फुल्ली एकदम ट्रीट करने के लिए। क्या करने के लिए, फुल्ली ट्रीटमेंट के लिए हमें 6 to 12 ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारा था आपका ट्रीटमेंट का फ्रीक्वेंसी एंड नंबर। तो 3 टाइम्स पर वीक हम करते हैं और 6 से लेके 12 तक हमारा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है ट्रीट करने के लिए भी। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमने अभी तक कॉम्प्लिकेशन बता दिया कि क्या हो सकता है, कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, कार्डियक पल्मोनरी ब्रेडिकार्डिया कंडीशन क्रिएट हो सकती है। उसके बात करें तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले लिमिटेशन की बात करें तो ये ब्रीफ पीरियड ऑफ डिसओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। जब पेशेंट को ईसीटी हम प्रोवाइड करते हैं तो जो ईसीटी की वजह से सीजर प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से पेशेंट के अंदर डिसओरिएंटेशन का जो ब्रीफ पीरियड है वो डेवलप हो सकता है। देन हम बात करें इम्पेयरमेंट इन अटेंशन, पेशेंट अटेंशन नहीं दे पाएगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाएगी, ठीक है, पॉस्टिकल डेल्यूरम हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड एमेंसिया हो जाएगी। एमेंसिया की कंडीशन उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। ये कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशन थे। कॉम्प्लिकेशन के बाद हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले बात करें तो एसिस्टोल की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। प्रोलॉन्ग सीजर उसके अंदर इपीलेप्टिकस की कंडीशन को क्रिएट करेगा। किसकी कंडीशन को क्रिएट करेगा, इपीलेप्टिकस की कंडीशन को क्रिएट करेगा। ये एडवर्स इफेक्ट के अंदर हम बता रहे हैं आपको। एपनिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, हेडेक हो सकता है और मसल्स सोरनेस एंड नोजिया की कंडीशन एडवर्स इफेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमने एसिस्टोल, एपिलेप्टिकस, ठीक है, एपनिया कंडीशन, हेडेक, मसल सोरनेस एंड नोजिया चीजें देखने को मिलेंगी। हम मॉडिफिकेशन इसी टू मिनिमाइज द कॉग्निटिव इफेक्ट, ये जो हमारा एडवर्स इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करें ईसीटी में कि इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसी हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, स्विचिंग टू द यूनिलेटरल, हमने अभी बात किया कि जो बायलेटरल होता है इसका इफेक्ट ज्यादा होता है और कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होता है,
यूनिलेटरल का इफेक्ट कम होता है बट कॉम्प्लिकेशन भी कम होता है। तो वही कह रहा है कि हम किस में स्विच कर जाएंगे, यूनिलेटरल में। यदि इसके इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन को, एडवर्स इफेक्ट को हमें मिनिमाइज करना है तो हम यूनिलेटरल ईसीटी में स्विच कर जाएंगे। लोअरिंग द स्टिमुलस डोज, जो स्टिमुलस डोज है उसको हम लोअर कर देंगे, कम कर देंगे। इंक्रीज द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रीटमेंट, जो हम 3 ट्रीटमेंट पर वीक कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, 2 ट्रीटमेंट कर देंगे। इससे टाइम इंटरवल रिड्यूस होगा, तो जो हमारा उसका एडवर्स इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन है, वो रिड्यूस होगा। स्टॉपिंग द मेडिकेशन डेट में इंक्रीज द कॉग्निटिव एडवर्स इफेक्ट, उन सारी दवाइयों को, मेडिकेशन को बंद करेंगे जो हमारे एडवर्स इफेक्ट को इंक्रीज कर रही हैं। ये हमारे वो स्टेप्स थे जिसके वजह से हम इसके इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर 3 स्टेप पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है आपका प्री ईसीटी। क्या होता है, प्री ईसीटी होता है। प्री ईसीटी पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्री ईसीटी मतलब प्रोसीजर के पहले, वो नर्सिंग केयर जो प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले प्रिपेयर प्लान की जाती है, हमको प्री ईसीटी बोलते हैं। अब ऐसी क्या चीज है जो हम प्री ईसीटी में नर्सिंग केयर में करेंगे? तो सबसे पहले पेशेंट का कंसेंट लेना, जो कंसेंट होता है उसको साइन कराना, एंड देन पेशेंट को प्रिपेयर करना, पेशेंट को पूरा इंफॉर्मेशन देना, एंड पेशेंट का जो प्रोसीजर का सारे इक्विपमेंट्स को अरेंज करना, उसके जो स्टेरलाइजेशन को उसको मेंटेन करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, ये सारी जो प्रिपरेशन है वो प्री ईसीटी के अंदर आ जाती है। और ये काम नर्सेस का होता है, नर्सिंग स्टाफ का होता है कि इन सारी बातों का ध्यान रखना और सारी प्रिपरेशन करना, और ये प्री ईसीटी नर्सिंग केयर के अंदर आ जाएगा। देन हम बात करते हैं इंट्रा की। किसकी? इंट्रा या ड्यूरिंग। इंट्रा ईसीटी, ईसीटी के दौरान जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके ड्यूरेशन को, उनके फ्रीक्वेंसीज को, उनके कॉम्प्लिकेशन को, उनके एडवर्स इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर को परफॉर्म करना, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना, और जो एनेस्थेटिक एजेंट होता है उसका इफेक्ट आया है कि नहीं आया है। ये सारी प्री मेडिकेशन तो प्री ईसीटी में आ जाएंगी। जो मेडिकेशन का इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें चेक करना और डॉक्यूमेंटेशन करना, ये इंट्रा में आ जाएगा। थर्ड की बात करते हैं हम पोस्ट की। पोस्ट ईसीटी। किसकी? पोस्ट ईसीटी की। यदि पोस्ट ईसीटी की बात करें तो ईसीटी प्रोसीजर, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद जो क्या प्रोसीजर है उसको ईसीटी बोलेंगे। और इसमें जो नर्सेस का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, पेशेंट को एजुकेट करना होता है, उनके फैमिली को एजुकेट करना होता है, उनको इनके कॉम्प्लिकेशन और एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना होता है और रिपोर्ट करने के लिए बोलना होता है। तो ये जो सारी केयर्स होती हैं प्री, इंट्रा और पोस्ट की, ये नर्सिंग केयर होती हैं और ये अपने स्टेप वाइज होती हैं। प्री प्रोसीजर के पहले, इंट्रा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एंड पोस्ट आफ्टर द प्रोसीजर। तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक रहा है ईसीटी, इलेक्ट्रा कन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी का होता है इलेक्ट्रोड कन्वल्सिव थेरेपी। ये पूरा मेरा आज का टॉपिक रहा है। वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आप कोई भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वायरीज कर सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को हमने फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी तक यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या व्हाट्सएप चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल से, सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे हमारे सोशल मीडिया और पेज मेंशन है, वहाँ पे हमें आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हमें डायरेक्ट कोई भी क्वायरीज आपकी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्वायरीज। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे, उसे आप कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।